हिमाचल प्रदेश के अंदर असिस्टेंट नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी जो 390 पोस्ट पे आई थी उसके एग्जाम डेट आ चुकी है 20 मार्च 20 मार्च को आपके एग्जाम डेट आ चुकी है, यानी एग्जाम होने वाला है सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस पर ये एग्जाम होने वाला है। प्रीवियस जितनी भी क्लासें हैं वो सारी की सारी अपने ऑलरेडी 20 एमसीक्यू जो क्लासेस हैं वो आपके एग्जाम पैटर्न जो 85 नर्सिंग के एमसीक्यू एंड 35 जो नॉन नर्सिंग एमसीक्यू हैं उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपन ने क्लासेस ली हैं। आने वाले जो भी अपने पास में 10 डेज रिमेनिंग है उनके अंदर अपन मैराथन और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो आपके एमसीक्यू है एग्जाम की दृष्टि से जो बहुत ज्यादा रहने वाले हैं खास वो सारे के सारे अपन यहाँ पे एमसीक्यू लेने वाले हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे किरोशा नर्सिंग एकेडमी के अंदर। मैं प्रफुल्ल चौहान आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन सेशन के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आपके 390 पोस्ट थी उनके ऊपर जो फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई थी। वैकेंसी बहुत अच्छी है, 25,000 रुपए की जो सैलरी है वो आपको मिलेगी और एग्जाम बेस्ड है, यानी आपका कहीं ना कहीं ये परमानेंट होने के पूरे चांसेस हैं। आपको 5 साल तक ये वैकेंसी और ये 5 साल तक का जो ड्यूरेशन दिया गया था वैकेंसी के अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं आपको निकालने के तो कोई चांसेस नहीं रहते हैं, क्योंकि एक सिस्टम के अंदर आपको आप कोई ठेके के प्रथा के द्वारा या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा नहीं है, आप डायरेक्ट गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट से आप लग रहे हो तो आप बिल्कुल सिक्योर हो, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस बढ़िया तैयारी करके इन 10 दिन के अंदर अपने आप को झोंक देना है। हर एक मिनट आपका कीमती होना चाहिए और कुछ एमसीक्यू अपन यहाँ पे ट्राई करेंगे कि आपके बिल्कुल वो जो खास इंपोर्टेंट जो एमसीक्यू हैं प्रीवियस ईयर के अपन ने ऑलरेडी एमसीक्यू यहाँ पे करवा दिए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आपकी जितनी भी क्लासें हुई हैं उनको जरूर देखिएगा और किरोशा एकेडमी के चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर अपन ने ऑलरेडी जिस दिन वैकेंसी का नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ था उसी दिन ऐप के अंदर क्लासें लगा दी थी और मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके एमसीक्यू थ्योरी बेस्ड था उसको अपन ने मात्र 25,000 यानी 2500 के अंदर आपको बढ़िया शानदार ऐप के अंदर ये बैच हिमाचल प्रदेश फास्ट ट्रैक के नाम से अवेलेबल मिलेगा। तो जरूर किरोशा एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिएगा। वैकेंसी के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि जो एमसीक्यू थे वो 85 नर्सिंग का जो है एक मेजर पोर्शन है। तो अगर आपका 85 अगर आप अच्छे से क्लियर कर दे तो शायद नॉन नर्सिंग को आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक नर्सिंग के स्टूडेंट को नॉन नर्सिंग की तरफ थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज लगता है, लेकिन नर्सिंग के अंदर भी आपके इतने पेपर का लेवल हाई नहीं आने वाला है, नॉर्मल लेवल रहने वाला है। तो आपके नॉर्मल जो आपके एमसीक्यू है वही अपन उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी जो डिमांड है, क्योंकि हमेशा आपको एक प्रॉपर वे में चलना है। अगर आप इधर उधर चलेंगे तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको सही रास्ता तय करना पड़ेगा और वो सही रास्ता आपको किरोशा एकेडमी के यहाँ पे मिलेगा। तो देखते हैं आज का फर्स्ट एमसीक्यू अपने पास में क्या रहने वाला है। मैं प्रफुल्ल चौहान स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन सेशन के अंदर। जल्दी से अपनी इस क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। द फर्स्ट एमसीक्यू ऑन द स्क्रीन, व्हाट आस्किंग अबाउट दिस एमसीक्यू, प्लीज केयरफुली रीड what are saying this MCQ. The first MCQ asking about this thyroid is effective only in the presence of, give me this answer कीजिएगा कि आपको पूछा गया है कि थायराइड, जहां पे बात थायराइड की दी जाती है यानी कहीं ना कहीं आयोडीन यहाँ पे रिलेशन करेगा, ठीक है ना। थायराइड इज इफेक्टिवली ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है ना। थायराइड बेसिकली इफेक्टिव कब होगा, अपन जब बात करते हैं ऑप्शन की तरफ चलेंगे। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन को रिवाइंड करें तो जो आपका आंसर होना चाहिए वो हमेशा आपके ऑप्शन यानी क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए। थ्योरी अपन जैसे थायराइड के बारे में बहुत सारी थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या डिमांड है, यहाँ पे डिमांड है कि आयोडीन से रिलेटेड या फिर कैल्शियम से रिलेटेड या फिर पोटेशियम या फिर सोडियम क्लोराइड। तो अपने को सब अच्छे से पता है कि इन तीनों का कहीं भी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। पोटेशियम की अपन बात करते हैं तो नॉर्मल अपने पास में 3.5 से लेके 5.1 इसका नॉर्मल रेंज रहता है। हाइपोकैलिमिया एंड देन हाइपरकैलिमिया ये आपके कार्डिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर आपका पोटेशियम लेवल बैलेंस में नहीं है तो डायरिया होने के चांसेस रहते हैं। और उसके बाद हाइपोकैलिमिया में है जो पोटेशियम का लेवल है अगर आपका कम होता है तो चांसेस रहते हैं कि डायरिया हो सकता है, ठीक है। अगर अपन बात करने वाले हैं हाइपरकैलिमिया के अंदर तो हार्ट से रिलेटेड कार्डिक के इंडिकेटर प्रॉब्लम है कि अगर आपका पोटेशियम लेवल अनबैलेंस है तो कहीं ना कहीं आपको अरिदमिया होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अब बात करने वाले हैं थायराइड, ठीक है ना। थायराइड बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आपके थायराइड ग्लैंड है वो कहां पे सिचुएटेड होती है, नेक के अंदर, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली अपन दो है जो है T3 एंड T4, ठीक है ना।
ट्राई आयोडो थायरोनिन, थायरोनिन एंड अपन बात कर रहे हैं T4 यानी थायरोक्सिन, ठीक है ना, थायरोक्सिन। अब इनको जो स्टिमुलेशन है, इनको जो स्टिमुलेशन है वो कब मिलेगा, वो बेसिकली मिलेगा आपके आयोडीन से, ठीक है ना, आयोडीन से मिलेगा। अब अगर आपका आयोडीन की कमी है, ठीक है ना, अब अगर आयोडीन की कमी है तो सीधी सी बात है ये क्या हो जाएगा, अगर लेस देन, अगर आयोडीन की कमी है तो क्या देखने को मिलेगा आपको, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। ऐसे कंडीशन के अंदर आपका टीएचएस का लेवल बढ़ जाता है और T3 एंड T4 का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर मैं बात करूं, इसको अपन क्या बोलते हैं, गोइटर, ठीक है ना, गोइटर एक बीमारी आपने पढ़ी होगी जहां पे आपका स्वेलिंग देखने को मिलता है नेक के अंदर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गोइटर। ये बेसिकली कब होता है, आयोडीन की कमी से, हर किसी को पता होगी क्योंकि अपन ने स्कूल क्लासेस के अंदर भी अपन ने पढ़ा है, नर्सिंग के अंदर जब अपन ने पढ़ा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा होता है, दिस इज द गोइटर, ठीक है ना। यहाँ पे आपके नेक स्वेलिंग देखने को मिलेगी और ये बेसिकली क्या करता है, आपका जो थायराइड है उसको बेसिकली जो ये आयोडीन है, अगर आयोडीन प्रॉपर होगा तो इसको रिलीज करेगा आपके थायरोक्सिन एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन को, T3 एंड T4 हार्मोन को, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आयोडीन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आयोडीन की कमी होगी तो इन दोनों को, हार्मोन को जो ग्लैंड है अपनी, उससे रिलीज नहीं करेंगे और T3 एंड T4 अगर रिलीज नहीं होगा तो हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन के अंदर अपन क्या देखने को मिलता है, गोइटर रोग, ठीक है ना। गोइटर जो कि एग्जाम के अंदर बहुत बार एमसीक्यू पूछा जाता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो गोइटर यहाँ पे क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग दिस एमसीक्यू अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, थायराइड इज द इफेक्टिवली ओनली इन द प्रेजेंस, ठीक है ना। थायराइड तभी इफेक्टिव होगा जिस तरह से अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। क्यों, क्योंकि सॉरी विटामिन डी की कमी से डायरेक्टली क्या हो जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है और बॉडी के अंदर जो आपके बोन्स वीक देखने को मिलता है, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर कैल्शियम को जो एब्जॉर्प्शन करने का काम है वो क्या किसका रहता है, आपके विटामिन डी का रहता है। इसी तरह यहाँ पे थायरोक्सिन का अगर बात करें अपन, आयोडीन जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक वो रिलीज नहीं करेंगे, अच्छे से रिलीज नहीं करने के कारण आपको हाइपोथायराइडिज्म जैसी समस्या देखने को मिलती है और जिसको अपन क्या बोलते हैं, गोइटर, ठीक है ना। तो आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अपन बात करने वाले हैं बी ऑप्शन की तरफ, यानी बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, एकदम से राइट आंसर चला जाएगा। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। Which of the following hormone is not secreted by the posterior pituitary gland? Give me this answer कीजिएगा। ये सारे के सारे एमसीक्यू आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे एग्जाम के अंदर भी ये एमसीक्यू पूछे गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सारे सिलेक्टेड एमसीक्यू करवाए जाएंगे जिससे आपको एग्जाम के अंदर ये डायरेक्ट एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड? तो अपने को पता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से मेनली दो जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो हार्मोन होते हैं आपके, कौन से, एडीएच, ठीक है ना, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और दूसरा कौन सा होता है आपका, इसको अपन क्या बोलते हैं, एडीएच हार्मोन, ठीक है ना, एडीएच हार्मोन। देन आपका ऑक्सीटोसिन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो आपके वेसोप्रेसिन हार्मोन, ठीक है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, वेसोप्रेसिन। बहुत बार एग्जाम के अंदर ये एमसीक्यू पूछा गया है, ठीक है ना। डायबिटिक इंसिपिडिस के पेशेंट के अंदर बेसिकली क्या देखने को मिलता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी के कारण वहां पे अपने को मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीटोसिन की, तो ये बेसिकली क्या रहता है, आपके इजेकुलेशन या फिर मिल्क का जो अपन बात करें इजेक्शन, वो बेसिकली किसके द्वारा होता है, ऑक्सीटोसिन के द्वारा, और प्रोलेक्टिन के द्वारा क्या होता, आपका प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। ये दोनों ही एमसीक्यू बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो सबसे पहले अपन बात करने वाली एक्सेप्ट का ये एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आपका वेसोप्रेसिन बेसिकली इसी को अपन क्या बोलते हैं, एडीएच, ठीक है ना, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। तो ये बिल्कुल
पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेटेड होने वाला अपन बात करते हैं एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरी अपन बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। जो आपके ग्रोथ हार्मोन है, एसीडीएच का हार्मोन है, आपके एफएचएस हार्मोन है, आपके जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, वो सारे के सारे हार्मोन का क्या करता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से द्वारा सिक्रेशन होने वाले हैं। लेकिन आपका ऑक्सीटोसिन एंड दूसरा कौन सा हार्मोन, ये आपका वेसोप्रेसिन, ये क्या करते हैं, आपके पोस्टीरियर ग्लैंड से सिक्रेटेड होने वाले हैं। इसलिए ऑक्सीटोसिन बेसिकली क्या रहेगा, आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेटेड होने वाला है। एंटी डाययूरेटिक अगेन अपन बात कर रहे हैं, वेसोप्रेसिन दोनों ही एक ही होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेशन होने वाले, ठीक है। अगर मैं बात करूं बॉर्न मैच्योरेशन के लिए, जो ठीक है ना, किसके लिए, बॉर्न मैच्योरेशन एंड आपके बॉडी ग्रोथ के लिए जो ये ग्रोथ हार्मोन है, वो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन है, वो आपके किसके द्वारा, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेटेड होने वाले, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेशन होने वाले ये हार्मोन है, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। देन अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट हार्मोन, सॉरी एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। क्या पूछ रहा है, ये बहुत ही बेसिक सा एमसीक्यू है, लेकिन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आपको पीएच से रिलेटेड मैं बता दूं, एसिड बेस बैलेंस भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कालोसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस, एक क्लास के अंदर अपन इससे रिलेटेड भी सारे एमसीक्यू देखेंगे। एग्जाम के अंदर ये भी एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहता है, ठीक है। द नॉर्मल पीएच ऑफ द बॉडी, तो हमेशा याद रखिएगा क्या रहता है, स्लाइटली एल्केलाइन, ठीक है ना। एल्के लाइन, और इसकी पीएच जब भी बात करें तो कितनी रहेगी, 7.35 से लेके 7.45 इसकी क्या रहती है, नॉर्मल पीएच। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। तो लेस देन 7.35 बेसिकली क्या रहता है, आपका एसिडोसिस की कंडीशन है, ठीक है ना, एसिडोसिस की कंडीशन रहती है। और मोर देन 7.45 बेसिकली आपका क्या रहता है, एल्के लाइन की कंडीशन के अंदर। एसिडोसिस के अंदर आपका H+ है, वो बेसिकली इंक्रीज देखने को मिलता है। हाईली एसिडिक यानी आपका अगर 7 सॉरी अगर 4 से भी बिलो है तो वो हाईली एसिडिक अपन यहाँ पे कंसिडर करते हैं। जैसे वेजाइना की जो पीएच होती है वो हाईली एसिडिक होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम वापस वो हार्मोन्स की बेसिकली इनबैलेंस के कारण वापस एल्केलाइन देखने को मिलती है, जिससे बेबी जो डिलीवर हो उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि उस समय वापस क्या हो जाती है, एल्केलाइन नेचर के अंदर चली जाती है, ठीक है ना। तो ये अपन बेसिकली बात करने वाले हैं 7.35 से लेके 7.45, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। उससे पहले आपके लिए बहुत ही खास इंफॉर्मेशन, हिमाचल प्रदेश फास्ट ट्रैक के नाम से जो एमसीक्यू बैच अपन ने स्टार्ट किया है, मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूं, आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। फॉर्म जिस दिन फिल पहली बार जब ये नोटिफिकेशन आया था 312 पोस्ट पे, उसी समय मैंने बता दिया था कि आपके मार्च एंडिंग में एग्जाम होने के पूरे चांसेस रहने वाले हैं, ठीक है। तो और उसके बाद में वापस आपका नया नोटिफिकेशन आया, पोस्ट इंक्रीज हुई, 390 पोस्ट हुई। पहले वाली वैकेंसी के अंदर एज क्राइटेरिया इन्होंने कम दिया था, फिर इन्होंने 40 से अबोव कर दिया। तो ये सारे के सारा वैकेंसी एक ही है, पोस्टें इंक्रीज हुई हैं, एग्जाम अब बहुत जल्दी होने वाला है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वैकेंसी निकली असिस्टेंट स्टाफ नर्स की, उसके लिए आपको बैच अवेलेबल है, मात्र 2500 के अंदर ये बैच अवेलेबल है। और आप अपनी तैयारी बूस्टअप कीजिए और टेस्ट सीरीज जरूर लीजिएगा, जितने मॉक टेस्ट देंगे उतनी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। तो एमसीक्यू को भी जितना हो सके आपको थ्योरी से रिलेटेड करके, आपको जो भी थ्योरी आप करते हैं उसके एमसीक्यू आप जरूर सॉल्यूशन करें, जिससे आपके जो माइनर मिस्टेक्स हैं आपकी प्रैक्टिस मेक बिकम परफेक्ट, ठीक है ना। इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप ज्यादा धुरंधर होंगे अपने इस फील्ड के अंदर, ठीक है। The next MCQ, the thrombocytopenia stand for. Give me this answer कीजिएगा. What is the thrombocytopenia? ठीक है, तो ये बेसिकली क्या रहता है, यहाँ पे जब आपकी क्या हो, डिक्रीज हो प्लेटलेट्स, ठीक है ना, कितनी हो, डिक्रीज हो प्लेटलेट्स, ठीक है। अगर मैं बेसिकली मैं बात करूं तो आपको कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1.5 या फिर मोर देन 1.5 लाख आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या ये प्लेटलेट्स, ठीक है ना, इतनी रिक्वायरमेंट आपको नीड होती है
अगर इससे कम होती है तो बेसिकली यहाँ पे प्लेटलेट्स डाउन, और डेंगू के पेशेंट के अंदर अपन देखते हैं प्लेटलेट सीवियर डाउनलोड कहीं कहीं 20,000 30,000 के पास में चली जाती है और वो सीवियर ब्लीडिंग कोज कर सकती हैं। क्योंकि प्लेटलेट्स बेसिकली क्या करती हैं, प्लेटलेट्स बेसिकली क्या करती हैं, प्लेटलेट्स बेसिकली आपके क्लोटिंग फैक्टर को स्टिमुलेट करती है, ठीक है ना, क्लोटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल रहती हैं और प्रिवेंट करती है, किससे, प्रिवेंशन फ्रॉम ब्लीडिंग, ब्लीडिंग से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो वीकनेस नहीं होने वाला है, रेड्यूस प्लेटलेट्स काउंट, तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, आपका राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंक्रीज प्लेटलेट्स काउंट को अपन क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस। और बेसिकली रिड्यूस प्लेटलेट्स काउंट यानी आपके ब्लीडिंग होने के पूरे चांसेस रहते हैं, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर जो स्टिमुलेट है, अगर आपको इनिशियली चोट लग जाती है जब भी, तो विद इन सेकेंड्स के अंदर वहां पे प्लेटलेट प्लग का जो फॉर्मेशन होता है, जिसको अपन हीमोस्टेसिस मैकेनिज्म के अंदर यही पढ़ते हैं, ठीक है ना, कौन से प्रोसेस के अंदर, हीमोस्टेसिस, ठीक है ना, हीमोस्टेसिस के अंदर जो वुंड हीलिंग की जो फर्स्ट प्रोसेस होती है उसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। ये बेसिकली क्या करेगा, आपके जो ब्लड वेसल से वो पे कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, ब्लड वेसल के कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण जो ब्लड सप्लाई है वो वहां पे रुक जाएगी और कम हो जाएगी और ब्लीडिंग होने के चांसेस पूरे कम हो जाते हैं, और क्लोटिंग फैक्टर यहाँ पे स्टिमुलेट होने के कारण ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। वो बेसिकली किसके कारण, प्लेटलेट्स मेन इनका रोल होता है। तो हमेशा याद रखिएगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में कोज द ब्लीडिंग, हमेशा याद रखिएगा एग्जाम के अंदर जब भी पूछे ब्लीडिंग का मेन कोज क्या हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है ना। इसलिए डेंगू के पेशेंट को अपन सीवियर क्यों मानता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट के अंदर प्लेटलेट्स बहुत सीवियर डाउन होती है और कभी कभी 20,000 तक चली जाती है, और वो सीवियर ब्लीडिंग का मेन इंटरनल ब्लीडिंग आपके हो जाएगी, और हेमरेज और एनीमिया, बहुत सारी कंडीशन है जो आपके ब्लीडिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। देन अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। माइटोसिस इज ए कंडीशन, माइटोसिस बेसिकली क्या होता है, आपका सेल डिवीजन, ठीक है ना, सेल डिवीजन अपन बात करने वाले हैं, सेल डिवीजन बेसिकली क्या रहता है आपका, सेल डिवीजन, ठीक है ना। वन माइटोसिस के अंदर अपन बात करें तो कितना, 2 डॉटर सेल, ठीक है ना, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। बेसिकली क्या करता है, ये सेल डिवीजन करता है विदाउट एनी रिडक्शन ऑफ द आपके क्रोमोसोम के बिना उसके अंदर कमी किए आपके जो डिवीजन होता है सेल का। इसका बेस्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, आपके अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो क्या रहने वाला है, टिश्यू रिपेयर, ठीक है ना, टिश्यू रिपेयर होते हैं, और टिश्यू रिपेयर के लिए मेनली कौन सा, आपके प्रोटीन्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो ये बेसिकली किसका एग्जांपल है, आपके माइटोसिस का, ठीक है ना। जो टिश्यू नए रिपेयर होते हैं आपके वहां पे जो नेक्रोसिस होने के बाद में नए नए अगर टिश्यू बनने लगते हैं, वुंड हीलिंग के अंदर अपन देखते हैं वो सारा का सारा क्या होता है, माइटोसिस, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। कभी भी ब्रेकडाउन नहीं होता है, सेल डेथ नहीं होता है, बल्कि नई सेल्स की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है। स्टेज यहाँ पे डिवीजन एंड हाफ नहीं होता, ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे क्रोमोसोम्स की कहीं भी कमी नहीं होगी, तो डी ऑप्शन कभी आपको राइट नहीं करना है। सेल डिवीजन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, हाफ क्रोमोसोम्स नहीं होगा। यहाँ पे बेसिकली क्या चला जाएगा, विदाउट रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। तो ये भी एमसीक्यू आपके एग्जाम के अंदर आने के पूरे चांसेस रहने वाले हैं। देन नेक्स्ट एमसीक्यू अपन बात करने वाले हैं, द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द न्यूरोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो ये एमसीक्यू आपके हिमाचल प्रदेश की प्रीवियस वैकेंसी के अंदर भी देखा गया था, अपन ने यहाँ पे क्लासेस के अंदर भी 2 बार एमसीक्यू यहाँ पे कराया है। बात कर रहे हैं किसकी, न्यूरोलॉजिकल। जब भी अपन असेसमेंट करते हैं और लेवल ऑफ कॉन्शियस के लिए बेसिकली अपन कौन सा करते हैं, जीसीएस स्कोर, ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा जीसीएस स्कोर।
जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लास्कोकोमा स्कोल, जिसकी अपन कितनी रेंज मानते हैं, 3 से लेके 15 अपन इसकी क्या मानते हैं, रेंज मानते हैं। इसके अंदर बेसिकली अपन आई वर्बल मोटार यानी 3 अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है ना। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हमेशा याद रखिएगा, न्यूरोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए अपन क्या चेक करते हैं, लेवल ऑफ कंसिस्टेंस, ठीक है ना, लेवल ऑफ कंसिस्टेंस, ठीक है। ईजी अपने को इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी ईजी बेसिकली अपन करते हैं जब ब्रेन के अंदर अपने को कोई प्रॉब्लम लगती है डॉक्टर को, तो एमआरआई से पहले अपन एक बार ईजी कर लेते हैं, ठीक है ना। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, ठीक है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। और एमआरआई बेसिकली ये भी आपके न्यूरोलॉजिकल के अंदर कोई अपन नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है तब एमआरआई और वाइटल साइंस बेसिकली। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटेड फॉर द न्यूरोलॉजिकल फंक्शन इन द पेशेंट। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो डायरेक्टली जो कंसिस्टेंस है वो किससे रिलेटेड है, आपका ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है ना। जब भी आपका कंसिस्ट लेवल है वो बेसिकली किसको इंडिकेट करता है, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर। इसलिए अपन बेसिकली क्या करते हैं, लेवल ऑफ कंसिस्टेंस के अंदर अपन चेक करते हैं आई वर्बल एंड मोटार, ठीक है ना, आई वर्बल एंड मोटार। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आई के अंदर, ठीक है ना, आई के अंदर यानी अगर आपको कोई किसी पेशेंट को अपन, जैसे उसका नाम है मिस्टर श्याम, ठीक है ना, तो श्याम बोलते ही अगर वो रेस्पॉन्स कर रहा है यानी वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है ना, तो उसको अपन अच्छे मार्क्स दे सकते हैं 4 नंबर। लेकिन अपन उसको आवाज देने पे यानी बिना आवाज, सॉरी 4 नंबर जब देंगे जब अपन ने बिना आवाज दिए, वो जैसे आप उसके पास में चले गए और वो उन्होंने बिल्कुल रेस्पॉन्स कर दिया, ठीक है, तो और आवाज देने पे अगर वो दे रहा है तो उसको अपन 3 देंगे। और फिर अगर अपन आवाज देने पर भी अगर वो नहीं आंखें खोल रहा है, इसका मतलब अपने को क्या देना पड़ेगा, पेनफुल स्टिमुलाई, ठीक है ना। तब ऐसी कंडीशन के अंदर अपन क्या देते हैं, 2 मार्क्स अपन देते हैं, किसके अंदर, आई वर्बल के अंदर भी ऐसा कैसा है, यानी सामने से अगर पेशेंट बोल रहा है कि नहीं मेरे ठीक है, यानी वो फुल स्पॉन्टेनियस है, और उसके बाद में उसको अपन अगर वो पेनफुल स्टिमुलाई देना पड़ रहा है उसको बोलने के लिए, तो अपन मार्क और भी कम कर देंगे। अगर वो सिर्फ फुसफुसा रहा है, विस्परिंग कर रहा है, तब अपन और भी कम दे देंगे। और बिल्कुल बोल ही नहीं पा रहा है तो वो सारे के सारे किसके अंदर, और मोटार के अंदर भी यही है, आपका फ्लेक्शन कितना है, आपका एबडक्शन कितना है, एडक्शन कितना है, आपका सॉरी अगर मैं बात करूं एक्सटेंशन कितना है, ये भी सारा का सारा, अब नॉर्मल फ्लेक्शन, अब नॉर्मल एक्सटेंशन। अगर मैं बात करूं, अगर आप दूसरे एक हाथ से उसको पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे हो और वो दूसरे हाथ से आपका हटा रहा है, यानी अच्छा रिस्पॉन्स है किसके अंदर, मोटार के अंदर। तो ये सारा का सारा अपन किसके अंदर बात करता है, जीसीएस के अंदर। दिस इज द लेवल ऑफ कंसिस्टेंस पेशेंट का चेक करता है बेसिकली। यहाँ क्या क्या किसके अंदर देखने को मिलता है, इमरजेंसी के अंदर या फिर आपके सीवियर ट्रॉमा आईसीयू के पेशेंट के अंदर, जहां पे ब्रेन इंजरी के पेशेंट सबसे ज्यादा, एक्सीडेंटल केस के अंदर अपन यहाँ पे देखने को मिलता है, हाइड्रोसेफेलस के पेशेंट के अंदर, और भी बहुत सारे ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर, हेमरेज के पेशेंट के अंदर। तो जितने भी न्यूरोलॉजिकल के जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके अंदर अपन लेवल ऑफ कंसिस्टेंस जीसीएस स्कोर के द्वारा अपन चेक करते हैं, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, द केमिकल सबस्टेंस दैट आर द प्रोड्यूस्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी दैट रेगुलेट the activities of certain organ or groups of the cell in other part of the body are called as, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या रहेंगे, एंजाइम्स रहेंगे, एंटीबायोटिक रहेंगे, या फिर एस्ट्रोजन रहेंगे, या फिर हार्मोन्स रहेंगे। तो बेसिकली अपने को सब पता है, हार्मोन बेसिकली क्या करते हैं, ट्रांसफर होते हैं अपने टारगेट ऑर्गन तक, किसके द्वारा, बाई ब्लड के द्वारा, ठीक है ना, ब्लड के द्वारा। ये बेसिकली जो आपके किसके एंडोक्राइन एंडोक्राइन से एंडोक्राइन से आपके सीक्रेट होने वाले जो ये हार्मोन्स हैं वो बेसिकली आपके क्या करते हैं, बाई ब्लड के द्वारा, ठीक है ना, बाई ब्लड के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक, ये टारगेट ऑर्गन के पर अपने स्टिमुलस बेसिकली यहाँ पे केमिकल जो सबस्टांस है वो प्रोड्यूस करते हैं आपके वन पार्ट से लेके रेगुलेट करते हैं एक्टिविटी को। तो ये सारा का सारा किसका, हार्मोन्स का ही। हार्मोन इंबैलेंस होने के कारण फीमेल्स के अंदर सबसे ज्यादा अपन देखते हैं हार्मोन इंबैलेंस के कारण मेस्ट्रुअल जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बिल्कुल ही अनबैलेंस हो जाता है, कई की बार बहुत जल्दी आ जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और कभी कभी 2-3 महीने भी लेट आ जाता है। ये सारा का सारा हार्मोन इंबैलेंस के अंदर देखने को मिलता है। कई बार अपन देखते हैं फीमेल्स के अंदर जो मेल्स के सिम्टम आने लग जाते हैं
ठीक है ना, जो हेयर ग्रोथ हो जाती है वो चेहरे पे ज्यादा हो जाती है, गायनेकोमेस्टिया यानी फिर जो मेल के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, ये सारे के सारे क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस अपन बात करने वाला है। तो बी बेसिकली यहाँ पे डी ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्लाइड के ऊपर है, द इम्यूनोग्लोबुलिन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी इम्यूनिटी। प्राइमरी इम्यूनिटी का मतलब होता है सबसे पहले, ठीक है ना, फास्टेस्ट रेस्पॉन्स कौन सा करता है, इमीडिएट, ठीक है ना, इमीडिएट बेसिकली वो है आपका आईजीएम, ठीक है ना, और इसको अपन क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट भी बोलते हैं। यानी सबसे पहले बॉडी के अंदर जो फास्टेस्ट जो रिएक्ट करता है, इम्यून जो अपने को रेस्पॉन्सिबल जो आपके इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करता है, वो बेसिकली क्या है, आपका आईजीएम, ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट चला जाएगा। आईजीजी की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली क्या रहता है, लॉन्गेस्ट, ठीक है ना, ये क्या रहता है, लॉन्गेस्ट रहता है। और एकमात्र जो एंटीबॉडी है वो क्या करती है, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करती है, ठीक है ना, प्लेसेंटल बैरियर को क्या करती है, क्रॉस करती हैं, ठीक है ना। यानी प्रेगनेंसी के अंदर बाय प्लेसेंटा के थ्रू जो न्यू आपके जो फिटस है उसको जो इम्यूनिटी मिलती है वो कौन सी मिलती है, आईजीजी मिलती है। और वो कब तक रहती है, जब तक न्यूबॉर्न बेबी कब तक का हो जाता है, न्यूबॉर्न बेबी जब तक 3 मंथ तक का नहीं हो जाता है तब तक उसको ये इम्यूनिटी प्रोटेक्शन करती है। देन 3 मंथ के बाद में वो खुद की इम्यूनिटी बनाने लगता है, कौन, बेबी, ठीक है। तो एकमात्र इम्यूनिटी कौन सी रहने वाली है, लॉन्ग लास्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लॉन्ग लास्ट, दिस इज कॉल्ड आईजीए लॉन्ग लास्ट, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट या फिर लॉन्ग लास्ट अपन कह सकते हैं, लॉन्ग लास्ट, जो बहुत लंबे टाइम तक रहती हैं। आईजीए की अगर मैं बात करूं, ये बेसिकली आपके जो कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम यानी आपके फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है ना, फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क, फर्स्ट 3 डे, ठीक है ना, फर्स्ट 3 डे, तो कौन सी इम्यूनिटी मिलती है आपको, आईजीए, ठीक है ना, बाय ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा जो आपके न्यूबॉर्न बेबी को फर्स्ट 3 डे के अंदर जो मिलता है वो बेसिकली कौन सा मिलता है आपको, आईजीए। और आईजीई बेसिकली किसके लिए, एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है ना, एलर्जी के लिए, हाइपर सेंसिटिविटी से आपको ये बेसिकली आईजीई प्रोटेक्शन करता है। अब मैं बात करता हूं आपके इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबल प्राइमरी, तो कौन सा रहेगा, ए ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। मैच्योरेशन डिफेक्ट इन आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है, वो बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलती है, तो अपने को बिल्कुल पता है, आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है ना, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है ना। तो बेसिकली कौन सा आपका, फॉलिक एसिड एंड विटामिन बी 12, ठीक है ना, फॉलिक एसिड एंड विटामिन बी 12, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। प्रेगनेंसी के अंदर अगर आपसे पूछे, प्रेगनेंसी के अंदर आपको पूछे फॉलिक एसिड, तो हमेशा याद रखिएगा 1 मंथ प्रायर, ठीक है ना, प्रायर मतलब ये होता है आपको जब प्लान करते हो प्रेगनेंसी, उससे 1 महीने पहले ही आपको क्या कर देना है, स्टार्ट कर देनी है, ठीक है ना, 1 महीने पहले ही। क्योंकि 1 मंथ तक अगर आपको पता चलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी लग चुकी है, तब तक आपका अगर 1 महीना हो जाता है तो 1 महीने के अंदर अंदर वो क्या हो जाता है, न्यूरल ट्यूब जो है वो बेसिकली क्लोज, ये बेसिकली किससे, आपके एनटीडी, ठीक है ना, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से आपको प्रिवेंशन करती है। और याद रखना 1 महीने के बाद में ये इफेक्टिव नहीं रहने वाली है आपकी फॉलिक एसिड, इसलिए हमेशा याद रखिएगा जब भी आप प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं उससे 1 महीने पहले आपको स्टार्ट कर देनी है, कौन सी, आपको फॉलिक एसिड, हमेशा याद रखिएगा, जिससे ये आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंशन करें। नहीं तो आपको ये ओपन रह सकती है, अगर फॉलिक एसिड की प्रॉपर यहाँ पे कमी रह गई तो यहाँ पे कौन सा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, यानी न्यूरल ट्यूब से वो बेसिकली आपका बच्चे हैं उसके अंदर, बेबी के अंदर ओपन रह जाएगा। और एक ये सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, विटामिन सी डेफिशिएंसी, विटामिन डी सफिशिएंसी और फॉलिक एसिड नहीं, ये बेसिकली क्या रहने वाला है, आरबीसी के लिए आपका फॉलिक एसिड एंड विटामिन बी 12
ठीक है ना। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, ठीक है ना, ये भी याद रखना आपको, स्कर्वी रोग यहाँ पे। और बेस्ट यहाँ पे कौन सा सोर्स रहता है विटामिन सी का, आंवला, ठीक है ना, आंवला। जितने भी आपके खट्टे हैं प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे विटामिन सी के लिए बेस्ट रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन से रोग होता है, विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स जैसे रोग देखने को मिलता है। एक होता है चाइल्ड के अंदर, एक होता है एडल्ट रिकेट्स, वो बेसिकली विटामिन डी की कमी से आपके बोन्स की डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। और विटामिन डी की कमी से क्या नहीं होगा, प्रॉपर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, द पी वेव ऑन द इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। अपन बात करने वाले हैं पी वेव, ठीक है ना। ठीक है, तो अपन बात करने वाले हैं पी वेव यानी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, सॉरी एट्रियल जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं, ठीक है ना, एट्रियल जो कॉन्ट्रैक्शन है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है, वो बेसिकली किसके लिए इंडिकेट करेगा, हमेशा याद रखिएगा, पी वेव हमेशा एट्रियल डीपोलराइजेशन के लिए, डीपोलराइजेशन के लिए। और ये बेसिकली क्या रहता है आपका पी आर इंटरवल और सॉरी पी आर से, और ये बेसिकली क्या रहेगा क्यू टी इंटरवल, ठीक है ना, सेगमेंट के अंदर। तो ए ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है ना। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बेसिकली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसको इंडिकेट करता है, आपके वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और टी वेव बेसिकली क्यूआरएस जो ये वेव है वो किसको इंडिकेट करती है, आपके डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के लिए आपकी टी वेव रेस्पॉन्सिबल रहती है, ठीक है ना। कौन सी, टी वेव, ठीक है ना, ये रही आपकी टी वेव। ये अपन ने बात करी है किसके अंदर, वी वेव सॉरी पी वेव, ठीक है ना। पी वेव बेसिकली एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो आपकी एट्रियल डीपोलराइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगी। ई ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा। देन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाने से पहले आपको अगेन हिमाचल प्रदेश के अंदर वैकेंसी जो आई थी, अब एग्जाम होने वाला है, बहुत कम समय रहा है, तो जरूर प्रिपरेशन कीजिए और अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए हमारे साथ में। किरोशा एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको बेहतरीन टेस्ट प्लान और हिमाचल प्रदेश फास्ट ट्रैक के नाम से ये बैच मिलने वाला है, आपका कंप्लीट थ्योरी विद एमसीक्यू के साथ में पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट क्योर करवा जाएगा। देन नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास में है, Which organ does the maximum absorption of the iron take place, ठीक है ना। तो आयरन का बेसिकली अगर मैं बात करूं तो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है ना, कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और कौन सा, मेनली अगर मैं बात करूं तो किसमें, ड्यूडिनम के अंदर, ठीक है ना। ड्यूडिनम के अंदर बेसिकली सबसे ज्यादा देखने को मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। ये बेसिकली क्या रहेगा आपका, बी ऑप्शन राइट चला जाएगा। स्टोमक नहीं होने वाला, कोलोन नहीं होने वाला है, लार्जेस्ट ये ऑर्गन है आपका कौन सा, इंटरनल, ठीक है ना। इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन, दो एमसीक्यू आते हैं, एक तो इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन, वो क्या रहने वाला है, लीवर। और एक्सटर्नल पूछे या फिर नहीं पूछे एक्सटर्नल भी, और सिर्फ आपको ऐसे पूछे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो वो हमेशा याद रखिएगा क्या रहोगे, आपका स्किन रहेगा, ठीक है ना। ये दोनों भी एमसीक्यू एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली क्या रहता है आपका, राइट आंसर रहता है, ठीक है। Which division of the nervous system initiation response to the fight or flight? Give me this answer कीजिएगा, fight and flight, ठीक है ना। अब आपको fight and flight यानी इमरजेंसी के अंदर, ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा इमरजेंसी के अंदर, इमरजेंसी के अंदर कुछ सिम्टम देते हैं आपके प्यूपिल्स क्या रहेगा, डायलेशन रहेगा, ठीक है ना। अगर आप अचानक से आपके पीछे शेर अगर भागता है, आप कहीं जंगल के अंदर है, आप कहीं भी, या फिर कहीं कुत्ता आपके पीछे भागता है, तब हमेशा याद रखिएगा आपके क्या होंगे, पीपल्स क्या होंगे, डायलेशन, यानी उस समय आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन रहेगा, ठीक है ना। जब भी इमरजेंसी की बात आएगी आपको हमेशा याद रखना आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन देखने को
अब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो सीधी सी बात है क्या होगा, पिपिल डायलेशन देखने को मिलेगा, हार्ट रेट क्या होगी वो आपकी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ठीक है ना, हार्ट रेट उस समय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उस समय आपके देखने को मिलेगा कि पिपिल्स डायलेशन हो रही है, हार्ट रेट बढ़ने को, रेस्पिरेशन रेट बढ़ सकती है। ये सारे के सारे किसके अंदर देखने को मिलता है, सिंपैथेटिक, यानी बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। इमरजेंसी के अंदर उस समय आपका कौन सा सिंपैथेटिक सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट होता है। उस समय आप क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा भागते हैं, या फिर आपके आई है वो डायलेशन देखने को मिलते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर आपके आई क्या देखने को मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं, और वेगस नर्व का स्टिमुलेशन देखने को मिलता है किसके अंदर, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के अंदर। लेकिन बात कर रहे हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, द डिवीजन ऑफ द सिस्टम इनिशिएशन रेस्पॉन्स, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है ना, या तो आप लड़ो या फिर भागो, ठीक है ना। तो ये बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलता है, सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर, ठीक है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। द रेट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटेस्ट इन द, ठीक है, सबसे ज्यादा बेसिकली किसके अंदर ड्रग का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, तो वो बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे वाइड सरफेस और इंक्रीज ब्लड सप्लाई, ठीक है ना, इंक्रीज ब्लड सप्लाई के कारण, ठीक है ना, इंक्रीज ब्लड सप्लाई के कारण हमेशा याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या चला जाएगा, आपका राइट आंसर चला जाएगा। ड्रग का एब्जॉर्प्शन हमेशा याद रखिएगा कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि वहां पे इंक्रीज ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा होगा, ब्लड वेसल डायलेशन ज्यादा होगी, वाइड सरफेस यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा, इंक्रीज सरफेस के कारण आपका यहाँ पे इंक्रीज ब्लड सप्लाई। अगर मैं बात करूं यहाँ पे गोल ब्लैडर, तो ये बेसिकली क्या रहता है आपका, बाइल का स्टोरेज रहता है, ठीक है ना, बाइल के स्टोरेज रहते हैं किसके अंदर, और सिक्रीशन किसके द्वारा होता है, आपके लीवर के द्वारा, ठीक है। डी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट चला जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। विच टीथ आर यूज टू द क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है ना, तो गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। बेसिकली अपन बात करते हैं चार टाइप से अपन बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो क्या रहने वाला है, इंसीजर, ठीक है ना, इंसीजर, देन आपका कैनाइन, देन प्री मोलर एंड देन मोलर, ठीक है। तो बच्चे के अंदर अपन बात करते हैं 2102, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, ये बेसिकली क्या रहते हैं आपके टेम्पररी, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या रहते हैं टेम्पररी। टोटल कितने होते हैं, 20 टीथ देखने को मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं परमानेंट की, अगर मैं बात करूं वो बेसिकली रहता है आपका 2123 इंटू अपन 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 32, ठीक है ना। इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो ये बेसिकली क्या रहते हैं आपके इंसीजर, ये कैनाइन एंड प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं इंसीजर। इंसीजर बेसिकली क्या रहते हैं आपके, ये बेसिकली रहते हैं आपके कटिंग के लिए, ठीक है ना। और ये बेसिकली क्या रहते हैं, कैनाइन बेसिकली रहते हैं आपके टीयरिंग के लिए, फाड़ने के लिए बेसिकली क्या रहता है। और कैनाइन इंसीजर अगेन अपन बात कर ली है। प्रीमोलर बेसिकली अगर मैं बात करूं, प्रीमोलर है वो बेसिकली क्या रहते हैं, क्रशिंग के लिए, ठीक है ना, क्रशिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। और अगर मैं बात करूं ग्राइंडिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए कौन से रहते हैं आपके मोलार टीथ, ठीक है ना, ये रहते हैं बेसिकली मोलार टीथ रहते हैं। तो डी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। प्री मोलार एंड मोलार बेसिकली क्या रहते हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। प्री मोलार वो बेसिकली क्या रहेंगे आपके, क्रशिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। और मोलार है वो बेसिकली किसके लिए, ग्राइंडिंग के लिए रहेंगे। टेम्पररी टीथ की अगर मैं बात करूं तो वो आपके 6 मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं। और परमानेंट टीथ की अगर मैं बात करूं वो 6 ईयर पे स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर मैं बात करूं टेम्पररी टीथ है वो कितने होते हैं आपके 20, ठीक है ना, कितने होते हैं 20। और परमानेंट बेसिकली कितने होते हैं 32 यहाँ पे होते हैं। और ये बेसिकली क्या रहेगा आपका फॉर्मूला रहेगा, टीथ को अपन स्पेसिफाई अपन बात करता है, एक्सप्लेन करता है, तब ये बेसिकली आपके एग्जाम के अंदर भी बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्टोमिक विच कनेक्ट जॉइंट बिटवीन द इसोफेगस, ठीक है ना। कहां पे आपके
इसोफेगस, ठीक है ना, इसोफेगस और किसके बीच में, आपके सॉरी स्टोमक के बीच में, ठीक है ना, स्टोमक के बीच में। तो यहाँ पे बेसिकली कौन सा रहेगा, आपका कार्डिया पार्ट रहता है, अपने को बहुत अच्छे से पता है कार्डिया, ठीक है ना, जहां पे क्या होते हैं आपके इसोफेजियल स्पिक्टर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना, कौन से, इसोफेजियल स्फिंक्टर, जो बेसिकली क्या करते हैं, वापस रिगजिटेशन या फिर प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो फूड पार्टिकल, वापस फूड पार्टिकल को स्टोमक से इसोफेगस के अंदर या फिर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर नहीं चला जाए, उससे प्रिवेंशन करने के लिए बेसिकली कौन सा रहता है, आपका कार्डिये, जो बेसिकली यहाँ पे, और स्पिक्टर कौन सा रहेगा, इसोफेजियल स्पिक्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जिसको अपन GERD से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है ना, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज से ये प्रिवेंट करते हैं, ठीक है ना, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, ये भी बहुत बार MCQ एग्जाम के अंदर पूछा गया है। रिफ्लेक्स डिजीज, ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। तो ये अपन ने बात की है, सारे के सारे अपन ने फटाफट से सारे MCQ एक ही बार में अपन 5 मिनट के अंदर अंदर वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने बात की थायराइड इफेक्टिवली, तो थायराइड बेसिकली क्या रहता है, आयोडीन बेसिकली स्टिमुलेट करता है किनको, थायराइड T3 एंड T4, इसलिए आयोडीन की कमी से आपको हाइपोथायराइडिज्म और गोइटर जैसी समस्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन ने बात की थी कि कौन सा आपका नॉट सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर, तो ये बेसिकली आपके वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन या फिर एडीएस, वो दोनों, वो क्या है, दोनों हार्मोन है आपके पोस्टीरियर से सिक्रेटेड होने वाले, और ग्रोथ हार्मोन आपका एंटीरियर से सीक्रेट होने वाला है। नॉर्मल पीएच अपन ने बात की है 3.5 से लेके 7.45, ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात की थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और इंक्रीज होती है प्लेटलेट, इसको अपन थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं, और प्लेटलेट्स बेसिकली कम होती है, द ब्लीडिंग कॉज करती है, जिसको अपन प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। देन अपन बात कर रहे हैं माइटोसिस, बेसिकली रहता है सेल डिवीजन विदाउट रिडक्शन ऑफ द मोस्ट रिलेबल इंडिकेटर ऑफ द न्यूरोलॉजिकल, ओपन क्या बात करते हैं, लेवल ऑफ प्रिवेंशन को चेक करते हैं, और केमिकल सबस्टेंस कौन से रहेंगे जो आपके ब्लड के द्वारा टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं, उसके सिग्नल्स को बेसिकली हार्मोन के द्वारा जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेटेड होने वाले हैं। इम्यूनिटी रेस्पॉन्सिबल प्राइमरी, जो सबसे इमीडिएट और फास्टेस्ट रहती है, दिस इज कॉल्ड IgM, एंड मैच्योरेशन ऑफ RBC, ये बेसिकली रहता है आपके मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इनकी डेफिशिएंसी से फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी से होने वाले जो ये रोग हैं। बी वेव, पी वेव बेसिकली एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को रिग्रेस करती हैं, देन एट्रियल डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट अपन ने बात की है इन विच डज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, वो बेसिकली कहां रहता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है ना। विच डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम इनिशिएट रेस्पॉन्स फ्लाइट और फाइट, ये बेसिकली आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा। देन द रेट ड्रग ऑफ एब्जॉर्प्शन ग्रेटेस्ट, तो बेसिकली क्या रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि वाइड सरफेस और इंक्रीज ब्लड सप्लाई के कारण। विच टीथ इज द यूज फॉर प्रेसिंग एंड ग्राइंडर, ये बेसिकली रहता है आपके प्रीमोलर एंड मोलार। देन अपन बात करने वाले हैं कि जो आपका स्टोमक और इसोफेगस है, वो बेसिकली किससे कनेक्ट रहता है, हमेशा याद रखिएगा, कार्डिया से, ठीक है। ये अपन ने सारे के सारे अपने MCQ देखे हैं। आई होप सारे MCQ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और इसी तरह अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बूस्टअप कीजिए हमारे साथ में, क्रिशा एकेडमी के साथ में जुड़िए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। की मोटिवेटेड, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। आज मुश्किल है, कल बेहतर होगा, आने वाला कल जरूर बेहतरीन होगा, बस खुद पे भरोसा बनाए रखना, ठीक है। विकल्प बहुत मिल जाएंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। इसी तरह हंसते रहिए, कीप मोटिवेटेड, अपने आप को मोटिवेट रखना है, और आज से नहीं, आपको बिल्कुल ठान के रखना है कि एक सीट मेरी है, एक सीट तो मैं लेकर ही रहूंगी, ठीक है ना। तो डियर ऑल कैंडिडेट्स,
मोटिवेट रहिएगा और अपने आप को बूस्टअप कीजिए, तैयारी अच्छे से कीजिए, समय बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट प्लान कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि रिटर्न एग्जाम है तो प्रैक्टिस आपको जरूर हेल्प करेगी। आप टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप टेस्ट दीजिए, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।